हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। जो हमारी ये इतिहास की प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों, वो हमारी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। अगर आपने हमारे इस चैनल पर जो है इतिहास की जो इससे पहले की वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ आपको जो है वीडियो का जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इतिहास के अलावा जो है ज्योग्राफी और जो साइंस के जो हमारे क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सबकी प्लेलिस्ट जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं। निश्चित रूप से जो हमारे इस सीरीज़ के पुराने वीडियो हैं या इससे पहले जो क्लासेज हो चुकी हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो बीपीएससी है वो अधिकतर जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिलती जुलती आपका एग्ज़ाम में सवाल पूछती है। इसीलिए जो है जो हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आपसे सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट और जो हमारी डेली क्लास की पीडीएफ होती है वो भी आपको मिलती रहती है। तो पिछली वीडियो में हमने आप सभी से पूछा था, होमवर्क के लिए एक सवाल दिया था कि आपको बताना था कि 1920 के मध्य में जो है वो हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी, और आप सभी ने कमेंट में बताया भी था दोस्तों। तो मैं आपको एक बार जो है वो आपके कन्फर्मेशन के लिए इस प्रश्न का जो है वो सही उत्तर बता देता हूँ। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, वो विकल्प सी जो है वो सही है। एनएस हार्डिकर ने जो है वो हिंदुस्तानी सेवा दल या सेवा मंडल की शुरुआत की थी, इसीलिए जो है सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। सेशन का हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि पटना युवक संघ की जो है स्थापना कब हुई थी, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ये 65वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो अगर हम बात करें कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में जो है वो पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। और इसमें जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों को, जो बिहार में है जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के समय, उसको आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछा जाता है और ये बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया है। तो जो भारतीय क्रांति की जननी जिसे कहा जाता है वो है मैडम भीखाजी कामा। इनका पूरा नाम क्या है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। ठीक है, तो इन्हें जो है वो भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम बात करें तो मैडम भीखाजी कामा का जन्म कहाँ हुआ था, तो 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता क्या थे? पारसी थे। और सौरभजी फ्रामजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह जो है वो रुस्तम के आर कामा से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी नेता जो है दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रही थी। ठीक है, और इन्होंने जो है वो जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है वो भारत का सबसे पहले झंडा भी फहराया था। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए, बाद में वो हैं कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 को इन्होंने क्या किया था, तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में जो है उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का सर्वप्रथम जो है वो झंडा लहराया था। यह झंडा जो है कलकत्ता झंडे के परिवर्तित रूप था, और इन्हें जो है क्या कहते हैं, तो भारतीय क्रांति की माँ, मदर ऑफ इंडिया, इंडियन रिवोल्यूशनरी भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। हमारा जो अगला सवाल है वो आपसे पूछा जा रहा है कि मैडम भीखाजी कामा ने जो है वो भारत के तिरंगी जो है स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जर्मनी के जो है स्टुटगार्ट में इन्होंने जो है वो 1907 में जो है वो पहला जो है स्वाधीनता का झंडा फहराया था। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। देखिए, कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, केवल आपसे जो है वो लैंग्वेज बदल दी जा रही है और बार बार आपसे वही क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में। तो आप सभी को पता है कहाँ? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। अगर स्टुटगार्ट है तो स्टुटगार्ट, नहीं तो जर्मनी आपको ऑप्शन में मिलेगा।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो वर्ष 1924 में जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और इसके 4 साल बाद जो है 1928 में पुनः इसे क्या कर दिया गया था, थोड़ा रीनेम करके फिर से स्थापना किया गया था इसका, और उसका क्या नाम रखा गया था, तो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम दिया गया था। अगर हम बात करें तो देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के लिए 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। अब इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, तो सचिंद्रनाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे जो है मृत्युदंड दिया गया था। तो देखिए जो मदन लाल ढींगरा थे, मदन लाल ढींगरा ने जो है वो कर्जन वाइली की हत्या लंदन में कर दी थी, इसीलिए जो है मदन लाल ढींगरा जी को जो है वो मृत्युदंड दिया गया था। हमारा अगला सवाल जो है, अगर हम बात करें कि वो कर्जन वाइली की हत्या कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने इनको गोली मार दिया था और उससे इनकी मौत हो गई थी। वाइली जो है भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे और 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई थी। हमारा अगला सवाल है कि काकोरी ट्रेन डकैती में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। तो देखिए ये आपका 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया सवाल है। तो आप सभी को पता होगा कि रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को जो है वो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में जो है वो फांसी दी गई थी, इसीलिए जो हमारा A विकल्प है हमारा वो सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 1924 में क्या हुआ था कि सचिंद्रनाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संगठन, क्या आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। और इस संस्थान ने 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे की एक ट्रेन लखनऊ सहारनपुर के संभाग के काकोरी नामक स्थान पर जो है वो नाम क्या था ट्रेन का, तो याद रखिएगा 8 डाउन ट्रेन जिसे बोलते हैं, या 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर जो है वो डकैती डालकर जो है वो सरकारी खजाना लूटा। यह घटना काकोरी कांड से वर्तमान में इसे नाम बदल दिया गया है, इसका क्या कर दिया गया, तो काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में जो है 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी हुई थी और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है वो वहाँ से भाग गए थे और बाद में इनकी भी मौत हो गई थी। ये अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए थे और इन्होंने क्या किया था कि खुद वो ही गोली मार ली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में कौन थे। तो देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो है रिपब्लिकन जो एसोसिएशन जो है काकोरी ट्रेन डकैती के बाद जब सारे इनके जो क्रांतिकारी थे अधिकतर लोग जब पकड़ गए और जेल में बंद हो गए, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो एक प्रकार से बंद हो गया और पुनः इसमें जान भरने के लिए जो है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। और इसमें जो है कुमार सिंह, शिव शर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है वो इसका नेतृत्व किया था। तो इसमें हमें जो है भगत सिंह देखने को मिलते हैं, इसीलिए जो है हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कुमार सिंह, शिव शर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है वो पुनः जो है HRA को संगठित करके उसका नाम क्या दिया था फिर उन्होंने HSRA। कहाँ हुई थी, तो 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में जो है एक बैठक हुई थी, जिसमें HRA का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, HSRA कर दिया गया था। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजवी कातिल में है। तो ये किसने लिखा था आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो इसे किसने लिखा था, बिस्मिल ने। अब देखिए बिस्मिल का कुछ लोग कहते हैं कि रामप्रसाद बिस्मिल, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अब क्योंकि आपको यहाँ बिस्मिल ही दिया गया है इसीलिए यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा। और याद रखिएगा जो ये लिखा पंक्तियाँ हैं उसे किसने लिखा था, तो बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। क्या नाम है, बिस्मिल अजीमाबादी। देखिए जो गज़ल की जो पंक्तियाँ हैं वो शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी थी और बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम क्या है, तो सैयद शाह मोहम्मद हसन। अब देखिए कभी क्या होगा कि आपसे जब एग्जामिनर को क्वेश्चन ज़्यादा टफ करना होगा
तो वो क्या करेगा, तो बिस्मिल अजीमाबादी के जगह क्या दे देगा आपको नाम, सैयद शाह मोहम्मद शाह हसन। ठीक है, तो याद रखिएगा सैयद शाह मोहम्मद हसन भी इनका नाम था। तो हो सकता है कि विकल्प में आपको ये नाम देखने को मिल जाए। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि प्रसिद्ध गीत जो है वो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन थे। तो देखिए इनमें से कोई नहीं। क्यों? अभी मैंने आपको रीज़न बताया क्यों नहीं थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और ये किसने लिखा था, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अब देखिए जब आप कमेंट करके कोई चीज़ बताते हैं तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं, इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ये तो हमारा बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। आप सभी को पता है कि जो भगत सिंह थे इन्होंने जो है वो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो हमारा जो सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगर लिखा किसने था तो आपका किसने लिखा था, तो हसरत मोहानी ने लिखा था। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किसने किया और लोकप्रिय किसने बनाया, तो भगत सिंह ने बनाया था, याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था। तो देखिए आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया सवाल है। हमारा हसरत मोहानी ने जो है ये नारा दिया था और लिखा था और इसे जो है लोकप्रिय भगत सिंह ने बनाया था। हमारा अगला सवाल है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को जो है वो फांसी कब दी गई थी। तो इसमें आपने तो आँख मूंद के भी बता सकते हैं कि कब हुई थी। तो 23 मार्च 1931 को जो है वो इन तीनों को जो है वो फांसी दे दी गई थी। इसलिए जो हमारा ए विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है वो क्या किया था, तो केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने बम फेंके थे। अब ये बम जो किसी की जान लेने के लिए नहीं थे, ये बम जो है वो नॉर्मल बम थे और हानिकारक भी नहीं थे, हानि रहित बम थे। तो दोनों को गिरफ्तार करके जो है वो केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत जो है वो मुकदमा चलाया गया। इसके बाद क्या है कि HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर जो है वो लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत दूसरा मुकदमा भी चला दिया गया। और वर्ष 1930 में जो है वो लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया और इसमें क्या हुआ कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को इनको क्या हुआ, फांसी दे दी गई थी। देखिए आपसे फिर से पूछा जा रहा है कि सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी। तो आप सभी को पता होगा कि 23 मार्च 1931 वो ऐसा दिन था जब इन तीनों क्रांतिकारियों को जो है वो फांसी दी गई थी। हमारा अगला सवाल है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की जो उम्र है वो कितनी थी। तो देखिए आयोग ने इसका आंसर जो है वो बी माना है, 21 साल से थोड़ी सी ज़्यादा। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे। अब ये देखिए आपका बीपीएससी TRE 3 जुलाई 2024 में आपसे पूछ लिया गया। तो इसका विकल्प जो होगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त। किसने फेंका था, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। तो क्योंकि भगत सिंह ऑप्शन में नहीं दिया गया है, बटुकेश्वर दत्त दिया गया है, इसलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति थी। अब देखिए अनुशीलन समिति क्या थी, तो आपका एक क्रांतिकारी संगठन थी, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अब देखिए अनुशीलन समिति क्या थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी और बंगाल में कुल जो है वो 19 समितियों के प्रमाण मिलते हैं। मिदनापुर में किसने की थी स्थापना, ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार आपसे पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार का ही नहीं, भारत देश के किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है वहाँ पे ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने और ढाका में किसने, पुलिन बिहारी दास ने। ठीक है, और 1902 में सतीश चंद्र बसु या शेखर बंदोपाध्याय जो है, इनकी पुस्तक से पता चलता है किसने किया था, तो सचिंद्र नाथ बसु ने। और अगर हम बात करें तो 1902 में प्रथम नाथ मिश्रा, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बारिंद्र कुमार घोष ने जो है ये करी थी। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो है कि 1913 में जो है अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, पटना में। ठीक है, ये भी हमारा बीपीएससी टीचर का ही सवाल है।
तो आप सभी को पता होगा कि सचिंद्रनाथ सन्याल ने जो है वो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। और ये क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट करके हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो इसको बहुत ही ध्यान करके आप लोग याद रखिएगा। देखिए, फिर से आपसे पूछा गया स्कूल टीचर और हेडमास्टर में कि वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने जो है की थी, इसीलिए विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। देखिए, अगला जो सवाल है फिर से आपका 67वीं बीपीएससी में पूछ लिया गया वही क्वेश्चन। तो ये किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी वो किसने बनाई थी? तो हमारे जो सूर्यसेन दा थे, इनको सूर्यसेन दा भी कहा जाता है, इन्होंने जो है वो चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी। इन्होंने क्या किया था कि चटगांव में एक शस्त्रागार था अंग्रेज़ों का, और वहाँ पर इन्होंने छापा मार के शस्त्रों को लूट लिया था। अब देखिए कब हुआ था ये? तो 1930 में। 1930 में देखिए, चटगांव शस्त्रागार ढाबे को मास्टर दा के नाम से सूरसेन ने, मशहूर जो है मास्टर दा के नाम से है ये, और सूरसेन ने आयोजित किया था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की, और इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त और आनंद गुप्ता थे। 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूरसेन के नेतृत्व में IRA ने जो है चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण किया और हथियारों को लूट लिया या उनका कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। और 16 फरवरी 1933 को सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके ऊपर मुकदमा चलाकर 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी दे दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है फिर से आपका 67वीं बीपीएससी में कि चटगांव शस्त्रागार ढाबे किससे कौन संबंधित है? तो चटगांव शस्त्रागार ढाबे से आपका जो है वो सूरसेन या मास्टर दा जिनको बोलते थे वो संबंधित थे, इसीलिए हमारा विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन हमारे अरविंद घोष ने किया था, इसीलिए डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो है वो अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। हमारा अगला जो सवाल है वो 67वीं बीपीएससी एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया सवाल है कि सरदार उधम सिंह ने गोली किसे मारी थी या किसे मारा था? तो देखिए, माइकल ओ डायर को इन्होंने गोली मारी थी। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि केवल डायर याद रखते हैं, और अगर आपको ऑप्शन में जनरल डायर और माइकल ओ डायर दे दिया गया तो आप क्या करेंगे? तो याद रखिएगा कि इन्होंने गोली किसको मारी थी? तो माइकल ओ डायर को मारी थी। देखिए, सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में 1940 में हत्या कर दी थी। अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और उधम सिंह ने गोली कब मारी जाके? तो 1940 में। तो कितने वर्षों बाद? लगभग 21 वर्षों के बाद जाके इन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति जो थी उसका एक कारण क्या था? तो इसका एक कारण ये था दोस्तों कि गांधी जी जो है वो चौरा चौरी कांड जब हो गया था उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया कि असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, और कोई आंदोलन करने की तैयारी नहीं कर रहे थे। इसीलिए जो है वो क्रांतिकारी जो हमारे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और सूर्यसेन और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे ये लोग जो है वो काफ़ी एक्टिव हो गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो है वो अब्दुल गफ्फार खान ने चलवाया था, जिन्हें हम खान अब्दुल गफ्फार खान भी कहते हैं। ये हमारा बिहार PCS प्री 2016 में पूछा गया है। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि भारत से अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने प्रारंभ किए? तो जिसे हम खुदाई खिदमतगार कहते हैं या लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं, ये वही है। और इसका जो शुरुआत किया था किसने किया था?
खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है या कौन जाने जाते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, और ये हमारा सवाल जो है वो 67वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम में पूछा गया था। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे। तो जो हमारे एच.जी. कीन थे, इन्होंने ऐसा शेरशाह सूरी के बारे में कहा था, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए एच.जी. कीन शेरशाह सूरी के बारे में लिखते हैं कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। दरअसल शेरशाह के बारे में यह टिप्पणी उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि बहुत ही कम समय में शेरशाह ने भारत में मुग़लों से सत्ता की बागडोर छीनकर अपने हाथों में ले लिया था। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको बोलते हैं, उन्हीं को फ्रंटियर गांधी की उपाधि दी गई है और उन्हीं को जो है वो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। देखिए ब्रिटिश भारत के प्रांत अब जो है भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी प्रांत सीमा के पेशावर ज़िले में, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसके एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या बादशाह खान, फ्रंटियर गांधी या फ़क्र अफ़गान, ये याद रखिएगा। अफ़गान जो है ये अभी तक पूछा नहीं गया है एग्ज़ाम में, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो आप लोग को याद रखना है कि फ़क्र अफ़गान जो है वो भी इन्हीं को कहा जाता था। किसको? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। वर्ष 1987 में इन्हें जो है वो भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। देखिए भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ, अब हम इससे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। तो लंदन में जो इंडिया हाउस के संस्थापक थे वो हमारे श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी नामक संगठन की जो है स्थापना किसने की थी। तो हमारे जो वी.डी. सावरकर थे, इन्होंने जो है वो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी लंदन में, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको जो भी सवाल करा रहा हूँ वो सारे के सारे जो हैं वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है जो बीपीएससी के द्वारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बिहार के पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मोटिवेशन के रूप में आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि हमारी वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी। देखिए वर्ष 1906 में लंदन में जो है वो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है वो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद इन्होंने लंदन में ऐसा किया था। और मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है वो लंदन में क्या की थी, इंडिया हाउस की स्थापना भी की थी। हमारा अगला सवाल है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। देखिए मैंने आपसे कहा इंपॉर्टेंट है, और इसे पूछ लिया गया कब, बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम में 11वीं 12वीं क्लास के 26/8/2023 को। सभी को पता है कि क्या है, विनायक दामोदर सावरकर जो है वो इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो 1913 में हुई थी, इसलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 21 अप्रैल 1913 को सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय जो है वो सैन फ्रांसिस्को में था। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इसका नाम जो है वो गदर पार्टी भी पड़ गया था। लाला हरदयाल ने इस संस्था के मनीषी, या लाला हरदयाल जो थे वो इस संस्था के जो थे पथ प्रदर्शक थे। और अन्य सदस्यों में कौन था, तो रामचंद्र, बरकतुल्लाह, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम जी भीखाजी कामा और भाई परमानंद भी इसमें शामिल थे। ठीक है, अब देखिए आपसे अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मैंने आप सभी को अभी बताया कि सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो सही हो जाएगा, और ये भी आपका बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया है दोस्तों।
हमारा अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। आपसे फिर से पूछ रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना जो है वो कहाँ हुई थी। केवल आपसे लैंग्वेज बदल रहा है, ऑप्शन बदल रहा है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बदल रहा। तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है वो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। देखिए हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी स्कूल टीचर 11 और 12 में पूछा गया है कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे। तो आपको बताना है कि भारत के जो अनाधिकारिक दूत बने थे लंदन में, इंग्लैंड में, वो कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी जो हैं वो हमारे भारत के अनाधिकारिक दूत जो थे वो इंग्लैंड में बने थे। देखिए दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण को जो है वो ब्रिटिश जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक जो संगठन है उसकी स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो गदर क्रांति जो छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना था। क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। देखिए स्वदेशी आंदोलन जब निष्क्रिय हो गया उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा और उन्हें जो है वो उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, इसलिए इन्होंने भी मौके का फ़ायदा उठाया और अपना जो गदर क्रांति है वो शुरू कर दी थी। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इसके नेता कौन थे? तो करतार सिंह सराभा वो हमारे गदर आंदोलन के नेता थे, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। और आपसे ये क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी TRE 3 जुलाई 2024 में आपका पूछा गया है दोस्तों। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो है वो अंतरिम सरकार का गठन किया था। अब वो किस टाइम किया था वो आपको बताना है। तो देखिए जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे इन्होंने जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है वो ऐसा किया था। तो आपको ऑप्शन में प्रथम विश्व युद्ध कहीं नहीं दिख रहा है, इसीलिए हमारा जो ई विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध या विश्व युद्ध के दौरान 1915 में काबुल जो है वो अब अफगानिस्तान में है, भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। और इसमें राजा महेंद्र सिंह प्रताप जो है वो स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्लाह जो है वो प्रधानमंत्री बने थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दी थी। ठीक है दोस्तों, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड जो टॉपिक है इससे हमारा जो है वो पहला सवाल है। आपका पहला सवाल है कि बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी। तो गोल्डन लीग नामक जो संस्था है उसकी स्थापना जो हुई थी वो देवघर में हुई थी। देवघर कहाँ पे पड़ता है? तो वर्तमान में जो है ये झारखंड में पड़ता है और पहले जो है वो बिहार में पड़ता था। देखिए ये जो सवाल है वो बीपीएससी CDPO प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। देखिए स्वदेशी आंदोलन भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल के विभाजन के निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो प्रारंभ हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। अब अगर पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कहाँ हुई थी तो कलकत्ता के टाउन हॉल में, ये भी याद रखिएगा। बहिष्कार और बायकॉट को जो है स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में तत्कालीन बिहार, वर्तमान में क्या है अभी मैंने आपको बताया कि झारखंड में है देवघर, तो पहले जो था क्योंकि बिहार और झारखंड एक ही में थे तो डिवाइड नहीं हुआ था अलग अलग, तो ये बिहार का ही हिस्सा था। वहाँ पे क्या है गोल्डन लीग की जो है वो स्थापना की गई थी। हमारा अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन के बारे में ये किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। देखिए ये आपका जो सवाल है 67वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम में 2022 में पूछा गया सवाल है। तो जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट में बंगाल का विभाजन है और स्वदेशी आंदोलन है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है और आपको इससे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जितने हमारे संभावित प्रश्न हैं वो हम सब आपको करवा देंगे और क्वेश्चन निश्चित रूप से यहीं से फंसेगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो हमारा अगला जो सवाल है वो क्या है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ऐसा कहा था कि जो विभाजन है वो हमारे ऊपर जो है वो बम की तरह गिरा है। अगर हम बात करें तो बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, क्या कहा था
कि जो विभाजन है वो हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन किसके टाइम हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कॉल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय काल में। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात में जो है वो कौन सा आंदोलन चला था? तो मैंने आप सभी को भी बता दिया कि कलकत्ता टाउन हॉल में जो है वो स्वदेशी आंदोलन की जो है वो घोषणा हुई थी, जो बंगाल विभाजन के विरोध में। तो इसीलिए जो है सी विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ कि बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। ठीक है, इसके विरोध में क्या है, राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905, याद रखिएगा, कभी कभी क्रम में लगाने को दे देगा, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां पर स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो क्या हुआ, बंगाल का विभाजन जो है प्रभावी हो गया और उसे जो है वो शोक दिवस के रूप में मनाया गया। सभी लोगों ने क्या किया, राखी दिवस भी मनाया और एक दूसरे को हिंदू मुसलमान ने राखी भी बांधी। किसके सुझाव पर? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के। आपसे कभी कभी ये भी पूछता है कि किसके सुझाव पर जो है वो विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी? तो कृष्ण कुमार मित्र के कहने पर दोस्तों जो है वो विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, याद रखिएगा। देखिए, अब यह दिवस जो है वो राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। कौन सा दिवस? तो राखी दिवस। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर क्या है, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया और स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भर शक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न जो है वो प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा हुआ था। देखिए, कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित कर दिए और इसीलिए क्या है कि स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए थे। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को पेश किया था। तो याद रखिएगा, ये भी आपसे आगे चल के क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीके में जो है स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए? तो अभी मैंने पूरी आपको कहानी बताई, क्या है 68वीं BPSC प्री 2023 में, अभी जल्दी में पूछा गया सवाल है। तो जब स्वदेशी बहिष्कार कब अपनाया गया था? तो ये बंगाल विभाजन के दौरान जो है वो अपनाया गया था। हमारा अगला सवाल है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए, आपका 68वीं BPSC प्री 2023 में पूछा गया और फिर आपसे जो है वो BPSC टीचर 9वीं 10वीं वाले एग्ज़ाम में जो है वो 8/12/2023 को आपसे पूछा गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपको इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। तो अभी मैंने आपको सही क्या बताया था कि बंगाल विभाजन के जो विरोध में हुआ था, या बंगाल विभाजन के समय जो है वो स्वदेशी एवं बहिष्कार जो है वो प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंग भंग का मतलब होता है बंगाल विभाजन। ठीक है, तो उसके बाद हमारा कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो हमारा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए, ये भी 56वीं से लेकर 59वीं BPSC तक पूछा गया सवाल है। देखिए, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय मैंने आप सभी को बताया कि लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से किस काल में जो है वो स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था। देखिए, जलियांवाला बाग त्रासदी का जो है ये तो विरोध इसका नहीं हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो रोलेट एक्ट आया था उसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और बंगाल विभाजन का जो है, हाँ, तो ये हमारा बी विकल्प जो है, बंगाल विभाजन के बाद ही जो है वो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, इसलिए हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। अगर चंपारण सत्याग्रह की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा 1917 की बात है और रोलेट एक्ट जो है वो हमारा 1919 में आया था और उसी के विरोध में जो है वो जलियांवाला बाग जो है वो घटना हुई थी। तो बंगाल विभाजन हमारा 1905 की घटना है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि देखिए, ये भी BPSC
टीआरई में आपका पूछ लिया गया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ, या बंगाल का विभाजन जो है वो लागू कब हुआ था। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जो बंगाल का विभाजन है वो कब लागू हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। तो मैं आप सभी से पुनः कह रहा हूँ कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का मौका मिले। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। तो आप सभी को पता होगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो 19 जुलाई 1905 को की गई थी, 19 जुलाई 1905 को। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि कहीं कहीं आपको जो है वो 20 जुलाई 1905 देखने को मिलता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके ऑप्शन में या तो 19 जुलाई आएगा या तो 20 जुलाई आएगा, इसीलिए जो है आपको एक समय पर एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप 19 जुलाई 1905 को भी सही कर सकते हैं, क्योंकि आयोग ने एक बार इसका उत्तर जो है वो 19 जुलाई 1905 माना हुआ है। देखिए अगर हम बात करें तो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव जो है वो 3 दिसंबर 1903 ब्रिटिश संसद में रखा गया, और 20 जुलाई और कुछ स्रोतों से जो है वो 19 जुलाई का भी पता चलता है 1905 को दी गई। इसका उद्देश्य जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था, क्योंकि बंगाल से जो है क्रांतिकारी ज़्यादा निकल रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि बंगाल को 2 भाग में तोड़ दिया, हिंदुओं का बहुल इलाका अलग कर दिया और मुस्लिमों का बहुल इलाका अलग कर दिया, ताकि दोनों के बीच में क्या हो, थोड़ा विरोधी भावना पैदा हो, और जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ बंगाल में हो रही थी उसमें कमी आए। देखिए बंगाल का विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, और रविंद्रनाथ टैगोर के जो सलाह पर इन्होंने इसे रक्षाबंधन के दिवस में मनाया था, या शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। हमारा अगला सवाल है जो 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी तक आपका पूछा गया है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन जो है वो किस वर्ष रद्द हुआ। तो ये जो हमारा है 1911 में रद्द हुआ था, और इसके बाद ही जो है वो बंगाल से अलग करके जो है वो बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया था। ठीक है, देखिए दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी जो है वो भारत में क्या हुआ, दिल्ली दरबार लगाया गया, और उसी में आए। और उसके बाद 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया, और उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को भी एक नया प्रांत बनाया गया। देखिए जैसे कि स्थिति 1874 में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। किसके बारे में बात कर रहा है, तो असम के बारे में। हमारा अगला सवाल है कि कांग्रेस ने जो है वो स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था, और इसमें इन्होंने इसका जो प्रस्ताव का उद्देश्य था वो क्या था। तो आपको बताना है कि इनका जो उद्देश्य था वो क्या था। अब देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 1905 में इनका जो अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे इन्होंने क्या हुआ था कि स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी जो है वो प्रस्ताव पारित किए थे। लेकिन यहाँ पर जो है वो सबसे सटीक उत्तर जो है वो बी के साथ में हम जा सकते हैं, इसलिए स्वशासन सुनिश्चित करना हमारा सही विकल्प हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि अगली बार हो सकता है कि आपसे ऐसे ऑप्शन के साथ ना पूछा जाए, तो आप लोग ये याद रखना कि 1905 में जो है उसमें क्या हुआ था, तो स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। मैं अभी थोड़ी पिछले जब से वीडियो शुरू हुई है तब से आपसे बता रहा हूँ कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में जो आंदोलन चला था वो हमारा क्या था, तो स्वदेशी आंदोलन था। मैं इतनी बार आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा एक ही क्वेश्चन की कि आप भूलेंगे नहीं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, और आपको ये गारंटी है कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। देखिए ये जो है 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया सवाल है। देखिए स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था, तो बंगाल का विभाजन था। इसीलिए जो है हमारा विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। फिर से देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1905 में विभाजित हुआ बंगाल, जिसके विरोध में यह फलस्वरूप कब दोबारा विभाजित हुआ था। तो अभी आपसे मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि 1911 में जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का भारत में आगमन हुआ था, किसके उपलक्ष्य में, तो दिल्ली दरबार लगाया गया था। वहीं पे क्या हुआ था
कि जो है वो ऐसा कहा गया कि असम को फिर से एक प्रांत बनाया गया और बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग गठित किया गया और बंगाल का जो विभाजन है उसको रोक दिया गया था। और इसी में यह घोषणा की गई थी कि दिल्ली को जो है अब राजधानी बनाया जाएगा। तो इतनी बातें जो है वो आपको याद रखिएगा और 1911 जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भी आपका सवाल जो है वो 46वीं बीपीएससी प्री 2003 में पूछा गया सवाल है। हमारा जो अगला सवाल है वो है, देखिए, बनारस के कलकत्ता और सूरत अधिवेशन से। कांग्रेस के बनारस और कलकत्ता सूरत अधिवेशन से। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो हमारा दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अगर पूछे कि पहले जो सेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी? तो WC बनर्जी ने। याद रखिएगा, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी में और WC बनर्जी में, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय कर दिया गया था और इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। हमारा अगला सवाल है कि जो निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि 1906 में कलकत्ता की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने फहराया था? आपको बताना है कि भारत के लिए स्वराज का झंडा जो है वो किसने फहराया था? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है वो ऐसा किया था। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए, ये जो सवाल है हमारा वो 66-68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है। अगर हम बात करें तो 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसी अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी जो है वो प्रस्ताव पारित किए गए थे और स्वराज का झंडा जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। हमारा अगला सवाल है कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो है वो बनारस हिंदू महासभा की जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर बात किया जाए तो पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक थे और 1923 के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, बनारस के इसी अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलन का स्वागत किया गया और इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा लीडर जैसे जो समाचार पत्र थे उनका जो है प्रकाशन शुरू किया था। हमारा अगला सवाल है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, ये क्वेश्चन अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें जो है कि 1905 का जो अधिवेशन था दोस्तों, वहाँ भी इन्होंने क्या किया था, इसमें स्वदेशी आंदोलन के लिए और बहिष्कार के लिए और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी जो है प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसीलिए जो इनमें से दिया गया है ऑप्शन जो आपका वो सही नहीं होगा। अगर हम जाना चाहें तो स्वशासन जो है वो सुनिश्चित करने की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो है वो एकदम से परफेक्ट उत्तर नहीं होगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। अब देखिए, इनमें से किस वजह से जो है वो कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो आपसे पूछ रहा है। ये देखिए, 56वीं से 59वीं बीपीएससी तक पूछा गया सवाल है कांग्रेस के आंदोलन की रणनीतियों पर। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस वाले जो थे वो प्रे और पिटीशन और प्रोटेस्ट की नीति पर चल रहे थे, वो कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे थे। और कांग्रेस के आंदोलन के उद्देश्यों पर, तो ये भी सही है, और कांग्रेस के आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर भी। तो हमारा जो तीनों जो सवाल है वो सही, तीनों जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है उपयुक्त में सभी, ये हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 20वीं सदी के प्रारंभ वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण जो है वो नरमपंथियों का अपने रणनीति उद्देश्यों और आम जनता के साथ रख पाने में असफल होना। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया और नरमपंथी राजनीति घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस ना कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने उनकी राजनीति
को अव्यवहारिक बना दिया है। इसी वजह से जो है वो थोड़ा सा इनके बीच में नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच में जो है वो दरार पड़ने लगी और फाइनली जो हुआ वो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है वो इनका नरम दल में और गर्म दल में विभाजन हो गया था। देखिए हमारा अगला सवाल है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था। तो जो लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग, इन्हीं के शासन में जो है वो कार्यकाल में जो है वो फिर से बंगाल का विभाजन वापस लिया गया था। अगर आपसे पूछे कि कब लिया गया था, 1911 में लिया गया था, ये भी याद रखिएगा। और ये जो आपका क्वेश्चन है देखिए बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया है। तो बंगाल विभाजन जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे स्वदेशी आंदोलन से आपके क्वेश्चन 2, 3, 4 क्वेश्चन अवश्य ही बनते हैं आपके क्वेश्चन में। तो अगर आपने अभी तक भी वीडियो शेयर नहीं की है दोस्तों तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया और 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, तो दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 19 जुलाई या कहीं कहीं क्या होता है 20 जुलाई भी माना जाता है। तो 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जो है वो बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। देखिए हमारा अगला जो टॉपिक होने वाला है वो मुस्लिम लीग का गठन। अब मुस्लिम लीग के गठन से जितने भी सवाल हमारे प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में बने हैं बिहार के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है पहला सवाल जो है वो निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ठीक है, तो जो हमारे नवाब सलीमुल्लाह खान थे, इन्होंने जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। देखिए हम बात करते हैं अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में जो है मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हित का संरक्षण हो। और इसी दौरान क्या हुआ कि ढाका में जो है संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक जो है वो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पारित किया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां जो है वो इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। अब देखिए आपसे कभी कभी क्या पूछता है कि जो मुस्लिम लीग का मुख्यालय था वो कहाँ था। तो देखिए मुस्लिम लीग जैसे ही दिमाग में आती है आदमी को सबसे पहले ढाका और बांग्लादेश और पाकिस्तान या जो भी है सिंध प्रांत याद आने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप याद रखिए कि कांग्रेस जो मुस्लिम लीग का मुख्यालय था वो लखनऊ में था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए विकल्पों में इन तीनों नामों के रहने या इनमें से कोई 2 नाम रहने पर जो है संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार है। अब देखिए अब तो जो है 5 ऑप्शन देता है तो आप उपयुक्त में से एक से अधिक लगा सकते हैं। देखिए नवाब सलीमुल्लाह खान अगर नहीं है तो आगा खान, और ये भी नहीं है तो मोहसिन उल मुल्क। देखिए क्योंकि 2 नाम दिए गए हैं इसीलिए जो है वो नवाब सलीमुल्लाह खान को वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब आपसे पूछेगा संस्थापक कौन थे, तो अगर ये दोनों नाम दिया गया है तो अब तो आपके पास विकल्प रहता है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आप उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ जाएंगे। देखिए हमारा अगला सवाल है जो है वो बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो देखिए 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था वहाँ पर जो है वो गर्म दल और नरम दल जो है पुनः साथ आ गए थे और जो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संधि जो हुआ था इसी अधिवेशन में हुआ था। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर जब हुआ वो कब था, 1916 में, और कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान हुआ था। इस समझौते द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन के मुद्दे को जो है कांग्रेस ने स्वीकृति मान ली थी। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था। ये भी हमारा 65वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। तो ये जो है 1913 में जो है वो कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने जो है वो साम्राज्य के मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अपना स्वशासन नामक उद्देश्य जो है वो स्वीकार कर लिया था। देखिए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन या सेल्फ गवर्नमेंट के उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने वर्ष 1913 में अपनाया था।
हमारा अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन कब कब से शुरू किया। तो देखिए, पहले जब इनकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था कि ये पहले 1906 में जब इनकी ये स्थापना हुई मुस्लिम लीग की, तो ये मतलब नियमित रूप से इनका अधिवेशन नहीं होता था। जैसे कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था, वैसे इनका अधिवेशन नहीं होता था। और 1925 ईस्वी से जो है वो मुस्लिम लीग ने जो है अपना वार्षिक अधिवेशन भी नियमित रूप से प्रारंभ कर दिया। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ और 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में क्या है वो 1925 को ही माना है, और 1925 ही जो है वो सही विकल्प होगा। 1925 के बाद से जो है वो लगातार इनके नियमित अधिवेशन होने स्टार्ट हो गए थे। हमारा अगला सवाल है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी। तो मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इन्होंने अपने लिए क्या है वो अलग निर्वाचन वर्ग का जो है वो मांगा था कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके लिए इनको पृथक निर्वाचक वर्ग चाहिए और इनकी सीटें जो है उसको आरक्षित की जाए। और इसी सबसे जो रिलेटेड बातें थी ये इनके बीच हुई थी। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला मिलने पहुंच गया और शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु जो है मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की जाएगी। चलिए, हमारा अगला जो सवाल है वो है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन में नेतृत्व किसने किया। अब देखिए, पाकिस्तान के लिए अलग राज्य का नेतृत्व किसने किया था ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान का जो मांग करने वाले सबसे पहले आदमी थे, वो जो आंदोलन था उसका नेतृत्व कर रहे थे वो हमारे मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। अब शुरुआत में ये कांग्रेस के साथ थे, पर पता नहीं क्या हुआ कि ये जो है वो मुस्लिम लीग के साथ होकर पाकिस्तान की मांग करने लगे। हमारा अगला सवाल है, देखिए, 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ और इसकी अध्यक्षता जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं स्वीकार करेंगे। देखिए, यहीं से जो हुआ था वो इसके लिए मुस्लिम राष्ट्र के लिए जो है वो आंदोलन स्टार्ट हो गया था। अब पता नहीं क्या सूझी मोहम्मद अली जिन्ना को कि इन्होंने बंटवारा करा दिया। देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि 1946 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वहाँ पे जो है वो अलग पाकिस्तान देशी मांग की गई थी। हमारा अगला सवाल है कि 22 दिसंबर कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष जो है वो मुक्ति दिवस मनाया गया था, या किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया। अब देखिए, पूरी बात क्या हुई थी। जो 1937 का जो प्रांतीय चुनाव था वहाँ पे क्या है कि कांग्रेस ने जो है वो अपनी सरकार बनाई। उसके बाद क्या हुआ कि 1939 में जो है आप सभी को पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और इंग्लैंड ने जो है वो भारत के शामिल होने की भी घोषणा कर दी। अब क्योंकि जो हमारी अंतरिम सरकार थी जिसके मुखिया हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनसे पूछा नहीं गया और मतलब भारतीयों से राय नहीं ली गई और भारतीयों को जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बना दिया गया। इसकी वजह से क्या हुआ था कि 22 दिसंबर 1939 को जो है वो जो हमारी अंतरिम सरकार थी इन्होंने क्या किया कि इस्तीफ़ा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इस्तीफ़ा दे दिया और इसी वजह से जो है वो मुस्लिम लीग ने इसको मुक्ति दिवस मनाया था और बहुत खुशियाँ मनाई थी। तो हमारी डेट जो है वो 22 दिसंबर 1939 हो जाएगी। मैंने आपको सारी कहानी बता दी, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपका बीपीएससी टीआरई 9th और 10th वाले एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो हमारा ए विकल्प जो है वो 22 दिसंबर 1939 जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव रहेगा, यह किसने कहा था।
तो जो डब्ल्यू हंटर थे, इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि अगर मुसलमान खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। देखिए, इन्होंने अपनी बुक द इंडियन मुसलमान में ऐसा बोला था। किसमें बोला था? डब्ल्यू हंटर ने अपनी बुक जो है द इंडियन मुसलमान में ऐसा लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। वह कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो देखिए, जो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम था, जिसे हम क्या कहते हैं, मार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं, सबसे पहले इसी में जो है वो पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी। किसके लिए? तो मुसलमानों के लिए। तो सबसे पहले हमारे भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 का वाला था, इसी में जो है वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है दोस्तों, वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये जो हमारा सवाल है वो 66वीं BPSC प्री 2020 में पूछा गया सवाल है। अगर हम बात करें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा जो है भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? आपको बताना है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे जो है पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। अब देखिए, इन्होंने लॉर्ड मिंटो को ही माना है। क्यों माना है? क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने ही जो है वो सबसे पहले क्या हुआ कि 1909 में जो मार्लियामेंटो सुधार था, इसी के अंतर्गत जो है वो सबसे पहले जो है पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की थी। और वहीं से जाके क्या हुआ कि धीरे धीरे आगे चल के फिर मुस्लिम लीग का गठन हुआ और फिर वहाँ से जो है वो पाकिस्तान की मांग तेज हो गई। इसीलिए जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने लॉर्ड मिंटो को जो है वो पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये भी जो हमारा सवाल है वो 63वीं BPSC 2017 में पूछा गया सवाल है। देखिए, राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता जो है वो किसको माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। ध्यातव्य है कि मिंटो द्वारा वर्ष 1909 के मार्लियामेंटो सुधारों में जो है प्रस्तुत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में सांप्रदायिकता को अधिक प्रोत्साहन दिया गया, जिसकी परिणति अंततः क्या हुई कि विभाजन के रूप में हुई। देखिए, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है दिल्ली दरबार और क्या है, राजधानी परिवर्तन। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली कब परिवर्तित की गई थी? तो मैं आपको बता दूं कि जो 1912 है, 1912 में जो है जब बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, इसी में क्या हुआ, 1911 का जब दिल्ली दरबार भराया गया था, जिसमें जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत में आई थी। उसके पश्चात ही क्या हुआ कि जो बंगाल का विभाजन किया गया था, बंगाल के विभाजन को भी रद्द कर दिया गया था और दिल्ली को जो है वो राजधानी को जो है वो कलकत्ता से दिल्ली भी स्थानांतरित किया गया था। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो आपका सवाल है वो BPSC CDPO प्री 2005 में पूछा गया सवाल है। देखिए, अगर बात करें तो दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली में ही सितंबर 1911 में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करके साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की थी। देखिए, हमारा अगला जो सवाल है पुनः आपसे, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। पहले देखिए, ये BPSC CDPO 2005 में पूछा गया और हमारा वही क्वेश्चन जो है वो 17वीं BPSC प्री 2024 में पूछा गया। अब देखिए, क्या आपसे कहा जा रहा है, तो अंग्रेज़ों ने जो है वो राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो आप सभी के लिए, क्योंकि आपने जान लिया, तो आपके लिए हलवा सवाल है और बहुत ही आसान सा कि 1912 में जो है वो राजधानी को जो है कलकत्ता से जो है दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? अब देखिए, ये जो है BPSC का फेवरेट सवाल है और आपसे पूछेगा जरूर एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए, 44वीं BPSC प्री 2000 में पूछा गया सवाल है। अब आपको बताना है कि बंगाल ब्रिटिश शासन के दौरान जो है वो बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो देखिए, 1912 में, मैंने अभी आपको बताया कि सितंबर 1911 में जब दिसंबर 1911 में जब दिल्ली दरबार आपका लगा हुआ था, वहाँ पे क्या है कि बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था और बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया था। इसके अलावा क्या हुआ था कि जो राजधानी कलकत्ता थी उसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है 1912
वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, वही बात हो गई, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि यह विभाजन जो है वो 1912 से लागू हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग कर दिया गया था। तो इस टाइम 1936 में क्या हुआ था, बिहार एक अलग राज्य बन गया था। ठीक है, अब पहली बार जो है वो 1912 में एक अलग राज्य बना था बंगाल से अलग होके। देखिए, हमारा अगला सवाल है जो आपसे 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पुनः पूछा जा रहा है। मैंने आप सभी से बताया कि ये जो सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। तो मैंने आप सभी को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बंगाल प्रेसिडेंसी से जो है वो 1912 में अलग हुआ था। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन थे। तो आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया। देखिए, राजकुमार शुक्ल, इनका नाम बार बार आपको घूम फिर के सामने आएगा आपके एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को याद रखना है। आप अपना नाम भूल जाइए, ठीक है, लेकिन राजकुमार शुक्ल का नाम मत भूलिएगा, क्योंकि इनको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ये बार बार आपसे पूछे जाएंगे। तो 1916 को जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें क्या हुआ था कि राजकुमार शुक्ल जो थे उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और महात्मा गांधी से चंपारण के मुद्दे पर बात करी और उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया। और उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ नील की खेती के लिए जो है वो किसानों के साथ जो है वो अन्याय किया जा रहा है। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है राजकुमार शुक्ल, ये हमारा सही हो जाएगा। अब ये देखिए, आपका जो है 65वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2020 में पूछा गया सवाल है। अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार में नील उगाने वाले प्रश्न चंपारण के कृषक जो है राजकुमार शुक्ल ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने ही गांधी जी से भेंट कर उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था। हमारा जो अगला सवाल है, देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि जो लखनऊ अधिवेशन है और जिसमें राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण आने के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये देखिए, आपसे फिर से पूछा गया, बीपीएससी स्कूल टीचर में भी पूछा गया और हेडमास्टर में भी पूछा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। अब देखिए, आपको ऑप्शन क्या दिया गया है, कलकत्ता, पटना और रामगढ़ 1940 अधिवेशन। अब देखिए, इसमें क्या है, आप सभी को पता होगा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो लखनऊ का 1916 का अधिवेशन था, 1916 का अधिवेशन, उसी में जो है जो चंपारण के मुद्दे पर जो है वो चर्चा हुई थी और उसी में जो राजकुमार शुक्ल जी थे उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था। इसीलिए जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला, जो चंपारण के किसानों के प्रतिनिधि माने जाते हैं एक प्रकार से, ने चंपारण की समस्या को लेकर गांधी जी से मुलाकात की तथा गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया। शुक्ल जी के अनुरोध पर गांधी जी ने 1917 के चंपारण आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि लखनऊ समझौता जो है, लखनऊ समझौता कब हुआ था। अब देखिए, आपका ये भी जो आपका सवाल है वो बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023 को पूछा गया है। आपसे पूछ रहा है लखनऊ समझौता कब हुआ था। अब देखिए, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और यहीं पे क्या हुआ था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था और गर्म दल और नरम दल जो थे, जिनमें 1907 में सूरत अधिवेशन में जो बंटवारा हुआ था, वो यहीं पर आके क्या हुआ था, फिर से जो है वो सुलह हो गए थे और एक हो गए थे। इसीलिए इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। तो 1916 जो हमारा सही विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगर बात करें तो वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार या आरसी मजूमदार। याद रखिए, आपसे पूछा गया था कि कौन सा अधिवेशन है जो चंपारण समस्या के चर्चा का विषय बना, तो आपने कहा 1916 का अधिवेशन। अब हो सकता है इस बार आपसे पूछ ले कि 1916 का अधिवेशन जिसमें जो है वो चंपारण
चंपारण की खेती जो है या चंपारण जो है चर्चा का विषय बना था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा किसने की थी, RCA, कभी कभी इनको RC मजूमदार भी कहते हैं, वैसे इनको अंबिका चरण मजूमदार याद रखिएगा, कभी कभी शॉर्टकट में लिख देता है। आपको याद रखना है कि अंबिका चरण मजूमदार ने जो है 1916 अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी। हमारा अगला सवाल है जो होम रूल लीग से संबंधित है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? अब देखिए, जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। और इसके अलावा जो है वो एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने भी क्या हुआ कि एक अलग होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगर हम बात करें तो एम सुब्रमण्यम अय्यर की, ये भी जो है वो होम रूल लीग से जुड़े थे। लेकिन जो TS अलकॉट थे, ये जो है वो होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं थे, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो TS अलकॉट जो थे वो होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया। एम सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित थे। हमारा अगला सवाल है कि 1915 में जो है वो होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? ये भी आपका जो सवाल है वो स्कूल टीचर और हेडमास्टर 10/12/2023 को पूछा गया है। अब देखिए, अभी आपने देखा कि अप्रैल जो है 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने जो है वो सितंबर 1916 में होम रूल लीग की जो है वो स्थापना की थी। लेकिन जो है सबसे पहले जो विचार आया था वो एनी बेसेंट के दिमाग में आया था और इन्हीं ने योजना बनाई थी 1915 में। इसीलिए हमारा जो विकल्प है बी है वो सही हो जाएगा। बी हमारा एनी बेसेंट जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो वर्ष 1915 में होम रूल लीग प्रारंभ करने का विचार सर्वप्रथम एनी बेसेंट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं सितंबर 1916 में जो है वो एनी बेसेंट द्वारा अपनी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। हमारा अगला सवाल है कि किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक जो है वो प्रदर्शन कर सके? तो देखिए, ये जो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था 1916 में। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1916 का अधिवेशन जो है वो इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो आप सभी को मैंने आप थोड़ी देर पहले ही बताया है और आप सभी को कमेंट में लिख के बताना है कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी। तो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 था, इसमें जो है होम रूल लीग ने जो है अपने समर्थकों के साथ जो है अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया था और इन्हीं के प्रयास से जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो समझौता इन दोनों के बीच हो गया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। अनेक समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। अरुणडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करें। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीगों की बैठक हुई और जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कांग्रेस लीग समझौता कराने की सराहना की गई। तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि अब देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि ये मांग किसी चीज़ की कर रहा था। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसने देश के सामने जो है स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। अब इनका कहना था कि हमें जो है वो लोकल स्तर कहने का मतलब ये है कि स्थानीय स्तर और प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर जो है वो उत्तरदायी शासन और प्रशासन चलाने की जो है वो आधिकारिक व्यवस्था की जाए। तो इसीलिए जो है कि होम रूल लीग जो था या होम रूल आंदोलन जो था वो भारत के सामने जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट
कि एक ठोस योजना रख रहा था, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो सवाल है आपका वो 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया है और इसका जो सही जवाब होगा वो ए सही हो जाएगा। अगर बात करें तो होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं ने, कौन कौन से दो नेता थे, तिलक और एनी बेसेंट, इनकी निगाह में स्वराज का अर्थ एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय स्तर पर उत्तरदायी शासन और प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में था, यथा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में। मतलब इनका मतलब कहने का ये मतलब था कि कोई बात नहीं, सर्वोच्च शासन तो अंग्रेज ही करेंगे, लेकिन उनके अंतर्गत जो है वो स्थानीय और प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर जो है वो हमारे लोग शासन करेंगे और वो जो है सरकार चलाएंगे। तो ये जो है वो होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था। हमारा अगला सवाल है जो गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन से रिलेटेड है। तो देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। तो आप सभी को पता है कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ था, इसीलिए जो है जो चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग भी चलाया गया होगा तो वो 1917 में ही चलाया जाएगा। इसीलिए जो हमारा सही विकल्प है वो विकल्प बी जो है 1917 सही हो जाएगा। देखिए, ये जो सवाल है आपका बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया है। अगर हम बात करें तो वर्ष 1917 में महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का क्या किया, विरोध किया, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसकी कानूनी समस्या हेतु या समाधान हेतु महात्मा गांधी 1893 में जो है वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो आप सभी को बताना है कि किसकी जो समस्या थी, किस कानूनी समस्या थी, किसकी थी वो, जिसके लिए जो महात्मा गांधी हैं वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 में। अब देखिए, बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। यहाँ से आपका एक नंबर का सवाल ये भी बन सकता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो आप सभी को याद रखना है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। तो जो गुजरात के दादा अब्दुल्ला थे, गुजरात के दादा अब्दुल्ला, इन्हीं का जो है वो मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी जो है वो कहाँ गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगर हम बात करें तो 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के सामने मुकदमे देखने का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया तथा 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। हमारा अगला सवाल है कि नोआखाली काल में जो है महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो महात्मा गांधी के सचिव जो है वो प्यारे लाल थे, इसलिए जो हमारा सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए, नोआखाली काल में जो है प्यारे लाल जो है वो महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर जी गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी और प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले जो है वो चंपारण सत्याग्रह का उन्होंने प्रयोग किया था और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब ये देखिए, जो सवाल है वो 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में जो है बिहार के चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत जो है गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद के हस्तक्षेप में किया था। ठीक है, देखिए, हमारा अगला जो सवाल है कि गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो मैंने आपको पूरी कहानी बता दी कि निमंत्रण किसने दिया था और उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। तो हमारा जो ए विकल्प है दोस्तों कि राजकुमार शुक्ल जी ने जो है वो गांधी जी को निमंत्रण दिया था। कहाँ आने के लिए? तो चंपारण आने के लिए, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो सवाल है आपका वो 67वीं बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान
किसने आकर्षित किया था। देखिए सवाल वही है, थोड़ी सी लैंग्वेज आपसे बदल दी गई है। तो आप सभी को पता है कि राजकुमार शुक्ल जो थे, इन्होंने जो है वो इंडिगो का मतलब होता है नील, तो नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान जो है वो राजकुमार शुक्ल जी ने आकर्षित किया था। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया सवाल है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। तो देखिए 1915 में जो है वो लौट के आए थे, और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने जो है वो चंपारण जो है सत्याग्रह किया था, और सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जो है उन्हीं से वही उसी से जो है इन्हें मिली थी। इसलिए जो हमारा सही विकल्प है वो हमारा ए हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो देखिए मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले बताया कि कौन सा था, तो चंपारण जो आंदोलन था वो पहला आंदोलन था जिसमें जो है गांधी जी ने सबसे पहले सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सवाल है वो 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है। हमारा अगला जो सवाल है दोस्तों वो है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। अब देखिए आप सभी लोग जानते होंगे कि आपका पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का कौन था, तो चंपारण था। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करिए कि ये क्वेश्चन कितनी बार जो बार बार आपका कभी 64वीं बीपीएससी में, कभी 59वीं बीपीएससी में, कभी सीडीपीओ में, तो इसी हिसाब से क्या है ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और चंपारण टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन बार बार बनते हैं, तो चंपारण सत्याग्रह जो है आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। अब ये देखिए मैं आपको बिहार पीसीएस लेवल का जो है क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब क्या ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता है कि जो राजकुमार शुक्ल जी थे, इन्होंने जो है वो जो गांधी जी का ध्यान है वो नील किसानों के प्रति जो है वो आकर्षित किया था, और उसके बाद जाकर चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने जो है वो अनुग्रह किया था। अब देखिए आपका पूछ लिया गया ना बीपीएससी टीआरई में 9वीं से 10वीं वाले जो क्लास के टीचर का एग्ज़ाम था 26/8/2023 में, तो आप सभी को पता होगा कि जो राजकुमार शुक्ल जी थे इन्होंने ऐसा काम किया था, और जो है गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो देखिए फिर से आपका जो है पूछा गया है बीपीएससी स्कूल टीचर में कि चंपारण आने के लिए किसने जो है गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था। तो राजकुमार शुक्ल जो थे इन्होंने जो है वो गांधी जी को राजी किया था कहाँ आने के लिए, तो चंपारण आने के लिए। इसीलिए जो चंपारण सत्याग्रह है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और राजकुमार शुक्ल जी जो हैं ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं चंपारण सत्याग्रह के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग बहुत ही मेहनत करके पढ़िएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा जो अगला सवाल है पुनः देखिए आपसे स्कूल टीचर और हेडमास्टर में पूछा गया सवाल। देखिए पहले 7/12 को पूछा गया, फिर आपका 10/12/2023 को पूछा गया। देखिए 7/12 फिर 10/12, तो क्या ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों, और ध्यान से पढ़िए। देखिए राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? तो देखिए इनमें से किसको इन्होंने राजी किया था, तो इनमें से जो है वो गांधी जी का नाम आपको कहीं नहीं दिया गया है। इसीलिए जो हमारा ई विकल्प होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारा अगला सवाल है कि महात्मा गांधी जो है वो कौन से कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की थी? तो महात्मा गांधी ने जो है वो सामल दास कॉलेज भावनगर में जो है इन्होंने पढ़ाई की थी। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के क्या थे, एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई और हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ हुई थी, तो राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल
इसके उपरांत भावनगर स्थित शामल दास आर्ट कॉलेज में इन्होंने अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत जो है इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से जो है वो लॉ की पढ़ाई की थी। हमारा अगला सवाल है कि गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो आप सभी को पता है कि 1917 में जो चंपारण आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह, वही जो है गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था और वहीं पे जो है सविनय अवज्ञा का पहली बार प्रयोग किया गया था। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अब आपका जो ये सवाल है वो 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी तक जो है पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। तो देखिए, चंपारण आंदोलन जो था वो मुख्यतः नकदी फसल के विरोध में था। क्यों? क्योंकि नील के विरोध में था और नील जो है वो खाने पीने की फसल तो है नहीं, वो नकदी फसल है जिसको बेच के आपको नगद पैसे मिलते थे। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है नकदी फसल, उसके साथ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, आपका 66वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम 2020 में आपका पूछा गया सवाल है। तो ये हमारा जो है बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चंपारण आंदोलन 1917 में मुख्य रूप से किसके लिए था। तो नकदी फसल के विरोध में प्रारंभ किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में तिनकटिया व्यवस्था लागू कर दी। इस व्यवस्था के तहत जो है वो 3/20 भाग पर जो है वो 3/20वें भाग पर जो है वो नील की खेती करना अनिवार्य था। अब किसान क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि इससे क्या होता था, ज़मीन बंजर हो रही थी और किसानों को जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे थे। हमारा अगला सवाल है जो 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है वो किससे जुड़ा हुआ था। तो जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था दोस्तों, वो आपका तिनकटिया प्रथा से जुड़ा हुआ था। 3/20वें भाग पर जो है वो नील की खेती जो है किसानों को करनी अनिवार्य कर दी थी अंग्रेज़ों ने, और उसी से रिलेटेड जो था वो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ था। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो मैंने आप सभी को बताया कि 3/20 भाग। कौन सा? 3/20 भाग। इसीलिए जो है हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। आपको बताना है कि चंपारण आंदोलन जो हुआ था, इसकी प्रतिक्रिया में जो है ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को शांत करने के लिए आपको कौन सा कदम उठाया था। तो देखिए, इन्होंने जो है वो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी, ठीक है, और इस समिति के सदस्य जो थे वो गांधी जी भी थे। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प होगा, हमारा सी विकल्प वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 के समाधान के लिए, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने चंपारण की कृषि स्थितियों की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त की और गांधी जी को इस समिति के एक सदस्य के रूप में चुना गया। जांच समिति की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम 1918 पारित किया और इस अधिनियम के अंतर्गत चंपारण कृषि समिति की जो है वो स्थापना की थी। हमारा अगला सवाल है कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। अब देखिए, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कब किया था, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन से आंदोलन से। ये बीपीएससी CDPO प्री 2005 का सवाल है। तो आप सभी को पता है कि चंपारण सत्याग्रह जो था या चंपारण आंदोलन जिसको बोल सकते हैं, उसी से जो है गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। हमारा अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था। अब देखिए, बार बार आपसे सवाल जो है केवल लैंग्वेज बदल के पूछा जा रहा है, तो इसीलिए हमारा जो बी विकल्प इसमें है चंपारण सत्याग्रह था, बी विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो इनका प्रथम सत्याग्रह था और ये कहाँ था, तो चंपारण में था, बिहार के चंपारण में। हमारा अगला सवाल है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो राष्ट्रीय नेता जो थे वो महात्मा गांधी थे और इन्हीं के जो है वो नेतृत्व में जो है वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। देखिए, हमारा अगला जो सवाल है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो मैंने आप सभी को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो महात्मा गांधी थे इन्होंने जो है वो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। हमारा अगला जो सवाल है, देखिए आपको मैंने पहले ही कहानी बता दी है कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी
से लखनऊ अधिवेशन में मुलाकात की और उनसे चंपारण आने का अनुरोध किया। और इन्हीं के बुलावे पर जो है वो गांधी जी जो है कहाँ पहुँचे थे, वो चंपारण पहुँचे थे। देखिए गांधी जी चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए वे गांधी जी के साथ कलकत्ता से 9 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को कहाँ पहुँचे, पटना पहुँचे थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था। तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह जो था वहाँ पर भी जो है महात्मा गांधी ने जो है हस्तक्षेप किया था। और जो प्लेग बोनस था उसके विरुद्ध में जो है ये हड़ताल चल रही थी। और ये जो सवाल है आपका वो BPSC TRE 3 जुलाई 2024 में पूछा गया है। तो ये आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें तो मार्च 1918 में जो अहमदाबाद के कपास मिल मालिक थे और मजदूर के बीच जो है प्लेग बोनस को लेके जो है थोड़ा विवाद हो गया था। और मिल मालिक जो है वो बोनस वापस लेना चाहते थे। और अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है गांधी जी द्वारा की गई पहली भूख हड़ताल थी। याद रखिएगा ये जो है वो पहली भूख हड़ताल थी, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल जो है वो किस आंदोलन में दिखती है। तो अहमदाबाद जो मिल सत्याग्रह था वहाँ पे जो है पहली भूख हड़ताल महात्मा गांधी की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार कराया था। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है वो किसने कहा था, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो जवाहरलाल नेहरू का है। किसका है, तो जवाहरलाल नेहरू का है। और इन्होंने किसके लिए कहा था, तो इन्होंने ये गांधी जी के लिए कहा था। इसीलिए जो हमारा ई विकल्प है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हमारा जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। अगर देखिए प्रश्नगत जो कहा गया है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था और इन्होंने ये गांधी जी के बारे में कहा था। इसीलिए जो हमारा ई विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो आपका सवाल है वो BPSC TRE 3 जुलाई 2024 में पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और सन 1930 में जेल भी गए। तो देखिए जो हमारे जमुनालाल बजाज थे, जमुनालाल बजाज जी, ये जो है वो लंबे समय तक जो है AICC के खजांची रहे और 1930 में जो है वो जेल भी गए थे। अगर हम बात करें तो जो जमुनालाल बजाज थे ये गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे लंबे समय तक जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे और वे वर्ष 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गए तथा पुनः वर्ष 1930 में जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है ये जेल में भी गए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो है हमारे इतने ही सवाल थे दोस्तों। और जो हमारे सवाल बच गए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने और उनकी प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और मैं आप सभी से पुनः कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर क्लास की आपको PDF चाहिए दोस्तों तो उसके लिए आप हमारे जो है वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।